हाँ जी बेटा, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नई बुक का नया चैप्टर, जिसका नाम है, जो सांख्यिकी की बुक है, स्टैटिक्स बुक है हमारी, और उसी का ही हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। अब बेटा, अब मैं आप लोगों से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि व्हाट इज़ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, आपने इकोनॉमिक्स ली है, तो मतलब उसमें मैं आपसे जानना चाहती हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, दैट व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। यहाँ एक मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिखी है वैसे, कि स्टैटिस्टिक इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग data to help in making more effective decision। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन लिखी। अब थोड़ा सा ना इसको समझते हैं। बेटा, आज तक आपने मैथ्स में भी स्टैट्स पढ़ी होगी, बट वहाँ आपने फॉर्मूलेज किए, क्वेश्चन सॉल्व किए और हो गया काम। आम लोगों से पूछें तो आप लोगों के माइंड में आएगा क्वांटिटेटिव डेटा। ठीक है, कि अगर आम लोगों से हम पूछते हैं कि स्टैट से आप क्या समझते हैं, तो उनके दिमाग में आएगा स्टैट इज़ ए क्वांटिटेटिव डाटा। ठीक है, क्वांटिटेटिव डाटा का मतलब जो नंबर्स में है। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो इसको सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव कहना सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं होता। बीइंग स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमी, आपको ये पता होना चाहिए कि उसका कलेक्शन कहाँ से हुआ, उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया करें कि सामने वाले को समझ आ जाए, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं जिसको यूज़ करते हुए हम डाटा को एनालाइज करते हैं। तो बेटा, ये सारी चीज़ें एक बहुत वाइल्ड फिनोमेना है जो डाटा पर बेस्ड होती हैं। तो जब आप एज ए स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स स्टैट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर स्टैट को दो कैटेगरी में बांटा जाता है। ठीक है, क्या वहाँ पर स्टैट को बेटा दो कैटेगरी में बांटा जाता है, हम जिसको वन बाय वन पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हम पहली है स्टैटिस्टिक्स एज ए प्लूरल नाउन। ठीक है, मतलब इन हिंदी, यहाँ की बात कर रही हूँ मैं, इन हिंदी सांख्यिकी एक बहुवचन के रूप में। ठीक है, इसकी एक डेफिनेशन की है कि स्टैटिस्टिक्स आर न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी। इट शुड बी रिलेशन टू ईच अदर। पहले मैं सिर्फ डेफिनेशन आपको ऐसे करके क्लियर कर देना चाहती हूँ, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर लिखी है। आप लोग 11th क्लास के स्टूडेंट्स हो गए हो, आपको इंग्लिश टू हिंदी बहुत अच्छे से कन्वर्ट कर सकते हो। मैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू बहुत इजी वे में आपको समझाऊंगी कि क्या होती है बेटा। एज ए प्लूरल नाउन की हम बात करें तो यहाँ पर जो बेटा डेफिनेशन दी गई है स्टैटिस्टिक्स की, वो क्या है कि सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक को सांख्यिकी कहा जाता है बेटा। सांख्यिकी जो है हमारी, वो एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है जो फैक्ट्स पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आप, अगर मैं ये चीज़ बोल रही हूँ तो आप बोलेंगे कि सर आप, मैम आपने बिल्कुल सही बताया था कि ये क्वांटिटेटिव डाटा है। ठीक है, दूसरी बात बेटा, ये फैक्ट्स का डाटा है इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी, मतलब इसकी इंक्वायरी होनी ज़रूरी है। यानी कि सिर्फ क्वांटिटेटिव हो जाने मात्र से ये स्टैट्स नहीं हो जाती। ठीक है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, इट शुड बी रिलेशन टू ईच अदर, मतलब कुछ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ से दो चीज़ ध्यान रखनी है कि स्टैट्स में होने के लिए या तो वो डाटा एवरेज में हो, ठीक है, या फिर एग्रीगेट हो, तब भी आप कह सकते हो कि स्टैट्स हो सकती है। जैसे आपको अभी समझ नहीं आ रहा होगा, मैं इसको समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, मान लो एक बच्चे की पॉकेट मनी है, मैंने लिखा है यहाँ पर पॉकेट मनी। ठीक है, पॉकेट मनी ऑफ ए इज़ 100 रुपीज़। ठीक है, पर वीक, अगर हमने यह कह दिया, ठीक है, आप कह रहे हो ना क्वांटिटेटिव अगर आ जाता है तो वो स्टैट्स होता है। अगर मैंने ये कह दिया कि एक बच्चे की पर वीक की पॉकेट मनी 100 रुपीज़ है, लाइक दिस, तो आप इसको स्टैट्स कह सकते हो? नहीं ना, ये कहाँ से स्टैट हो गई? नंबर आ गया तो स्टैट हो गई? बिल्कुल भी नहीं। तो इससे ना तो बेटा कोई कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, ना इसमें कुछ देख पा रहे हैं, ना इसको हम एनालाइज कर पा रहे हैं क्या है क्या है। ये सिर्फ एक नंबर है, ये स्टैट्स नहीं है। इट इज़
नॉट स्टैट्स, ये ना तो एग्रीगेट है और ना ही एवरेज। ठीक है, तो यहाँ से आप कुछ भी नहीं देख पा रहे हो। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहती हूँ कि हमारी क्लास में, मतलब अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि देयर आर 80 स्टूडेंट्स इन अ क्लास 11th, ठीक है, कि 11th क्लास में 80 स्टूडेंट है एज कंपेयर टू 60 स्टूडेंट इन क्लास 12th। ठीक है, तो ये हमने क्या बताया, ये हमने बताया 11th क्लास का डाटा कि 11th क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं 80, और अगर हम कंपैरिजन करेंगे कि 12th क्लास में है 16। ठीक है, तो एक कंपैरिजन हो गया, एक एग्रीगेट हो गया। तो अब देखो यहाँ पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि 11th में स्ट्रेंथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू 12th। तो इस तरीके से हम कंपैरिजन करते हैं, तो हम उसको स्टैट्स कहते हैं बेटा। सेम एज एक और एग्जांपल मैं आपको देना चाहती हूँ। एक एग्जांपल मैं आपको क्या देती हूँ बेटा, अगर मैं आपसे कहती हूँ, ठीक है, कि ए काउ हैज़ 4 legs, मैंने यहाँ पर लिखा ए काउ हैज़ 4 legs। ठीक है, मैंने ये चीज़ लिख दी। अब यहाँ पर तो नंबर आ रहा है, तो ये स्टैट्स हो गई? नहीं ना, ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन है, ना किसी से इसकी कंपैरिजन हो रहा है, ना किसी से इसका रिलेशन है। तो अगर ये मात्र मान लेने से कि नंबर ही सांख्यिकी है, ऐसा नहीं होता, उसका कंपैरिजन होना चाहिए, एग्रीगेट होना चाहिए, एवरेज निकलना चाहिए, तब वो बेटा सांख्यिकी होती है। आई थिंक यहाँ तक सभी का पॉइंट्स क्लियर हुआ होगा। नहीं होता है अगर आपका पॉइंट क्लियर, तो इस वीडियो के बाद में आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलेंगे। आगे चल के बेटा हम देख रहे हैं कि फीचर ऑफ स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी के फीचर्स क्या क्या हैं। ठीक है, तो हमने ना यहाँ पर 6 बेटा इसके फीचर्स पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 इनको पढ़ेंगे। जैसे एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स। ठीक है बेटा, हमेशा स्टैटिक्स का फीचर सबसे पहला होता है कि जो फैक्ट्स होते हैं ना, वो समूह में होते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि देयर आर 5000 स्टूडेंट इन ए स्कूल। ठीक है, मान लो मैं अपने स्कूल का एग्जांपल लेती हूँ कि 5000 विद्यार्थी हमारे स्कूल में हैं। ठीक है, जिसमें से 500 स्टूडेंट 11th क्लास में है। क्लियर? उसमें भी मैं डिवाइड करती हूँ, जिसमें से 300 के पास आर्ट्स हैं, ठीक है, और 200 के पास कॉमर्स हैं। तो एक बेटा ये क्या बन गया है, क्या बन गया है, ये बन गया है पूरा एक एग्रीगेट कि टोटल स्टूडेंट 5000 हैं, 11th क्लास में 500 हैं, जिसमें से आर्ट्स में 300 स्टूडेंट्स हैं और कॉमर्स में 200। तो ये एक एग्रीगेट बन चुका है। तो जो सांख्यिकी होती है वो एग्रीगेट, जो उसके फैक्ट्स होते हैं वो एग्रीगेट पर आधारित होते हैं। हमने फर्स्ट पढ़ा, एग्रीगेट में समूह पर आधारित होते हैं। दूसरा है बेटा न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। इसका बेटा अगर हम बात करें तो स्टैट्स मस्ट बी न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड। ठीक है, नंबर में होना ज़रूरी है। जैसे हम कह दें स्मॉल, बिग, मोर, लेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेटा स्टैट्स का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, क्यों नहीं बनती? क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन कहलाती हैं, ये क्वालिटेटिव हैं। किसी भी सब्जेक्ट की ये क्वालिटेटिव नंबर है, किसी भी सब्जेक्ट को ये क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, ये क्वांटिटी नहीं है। और हमें स्टैट्स में हमेशा क्या चाहिए, क्वांटिटी, नंबर्स चाहिए। तो ये न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होती है। ठीक है, थर्ड है हमारा अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस। ठीक है, ये जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज होते हैं उससे अफेक्टेड होती है। जैसे मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज का मतलब होता है कि स्टैट्स में हम देखते हैं कोई भी डेटा निकल कर आता है। ठीक है, कि स्टैट्स में हमने क्या देखा, कोई भी डेटा निकल के आया। हाँ जी, तो कहा गया है कि जैसे हमने ये बोला बेटा, हमने ये बात की कि प्राइस जो होते हैं ऑफ कॉमोडिटी राइज बाई 20%।
अब इस 20% पढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि उसका फैशन आ गया हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसकी सप्लाई कम हो गई हो तो डिमांड ज़्यादा हो गई है, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि वो चीज़ कंज्यूमर को ऐसी लग रही हो कि वो उसके लिए इतनी ज़्यादा आवश्यक है कि वो उसके बिना नहीं रह सकता है, या उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका है बहुत ज़्यादा। तो हर केस में बेटा जो हमारे प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो स्टैट्स में आप ये बात ध्यान रखना कि कोई भी चीज़ जो होती है वो मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेज से इफ़ेक्ट होती है, बहुत सारे कॉजेज से इफ़ेक्ट होती है। उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, ठीक है। मल्टीपल चॉइस सुना होगा ना, उसके पीछे एक कारण नहीं होता है, क्योंकि अगर बेटा एक रीज़न होगा, यहाँ पर एक रीज़न होगा तो उसको किसी ना किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाएगा, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तो बेटा एक डेटा का ओरिजिन ही ख़त्म हो जाएगा। तो हर चीज़ के पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, मतलब हमारी जो सांख्यिकी है बहुत सारे कारणों से प्रभावित होती है। क्लियर। फोर्थ पॉइंट, रीज़नेबल एक्यूरेसी, ठीक है बेटा। इस रीज़नेबल मतलब ये नहीं कहा जा सकता कि स्टैट्स 100% करेक्ट है, बट येस काफ़ी हद तक ये रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ डाटा कलेक्ट करती है, ठीक है। हमेशा इसको जो होता है रीज़नेबल एक्यूरेसी मतलब बहुत हद तक क्षमता इसकी सही होती है। ये नहीं कहा जा सकता कि ये 100% सही होती है। क्यों? क्योंकि ना तो ये साइंस होती है, ये हम थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, ना आर्ट्स होती है, तो ये 100% रीज़नेबल एक्यूरेसी नहीं होती, लेकिन काफ़ी हद तक रीज़नेबल एक्यूरेसी के साथ काम करती है। नेक्स्ट है बेटा कलेक्टिव एज ए सिस्टमेटिक मैनर। देखिए बेटा, मतलब इसको जो कलेक्ट किया जाता है सिस्टम से किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डाटा को किसी भी तरीके से कलेक्ट कर दिया जाता है, उसका एक सिस्टम है। हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि हम यहाँ की बात कर रहे हैं, आपको मैं बता दूँ, हम यहाँ की बात कर रहे हैं बेटा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पर 5th पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ की कलेक्टिव एज ए सिस्टमेटिक मैनर। बेटा ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हर किसी चीज़ को कलेक्ट करने का एक तरीका होता है, एक सिस्टम होता है, सेम एज स्टैट, ठीक है। पहले हम आगे पढ़ेंगे तो सबसे पहले डाटा को कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में उसका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, फिर प्रेजेंटेशन किया जाएगा, फिर एनालिसिस किया जाएगा, फिर इंटरप्रेट किया जाएगा। तो ये अलग अलग चीज़ें हैं जो मैं आगे आपको पढ़ाऊँगी। अभी मैं क्या बोल रही हूँ कि पूरी स्टैट का एक सिस्टम होता है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट है बेटा इसके फ्यूचर का, एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ये वाला जो पॉइंट है बेटा, हम किसकी बात कर रहे हैं कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये आगे भी बहुत काम आएगा। एन्यूमरेटेड का मतलब होता है एग्जैक्टली एक एक चीज़ को काउंट करना, और एस्टिमेट का मतलब होता है एस्टिमेट लगा लेना। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको आपके डेली बेसिस से एक एग्ज़ाम्पल बताती हूँ। आप चावल पकाते हैं, ठीक है। आपने एक क्या बोलते हैं भगोना लिया, उसमें पानी डाला, ठीक है, उसमें चावल कर दिए। अब आप बेटा चावल को एक एक दाना अलग से उसे निकाल के नहीं देखोगे, ये पक गया, ये पक गया, ये पक गया। सिंपल सी बात है, थोड़े से चम्मच से चावल निकालोगे, आप कोई भी चावल निकालोगे उसका अंदाज़ा लगा लोगे, और आपको एक दो चावल के तिनकों से पता चल जाएगा कि हाँ ये क्या हो गया, चावल बन गए हमारे। तो ये होता है बेटा एस्टिमेटेड, मतलब इसको एस्टिमेट कर लेना, अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है। अब एन्यूमरेटेड क्या होता है बेटा? एन्यूमरेटेड होता है जहाँ पर हम एक एक बच्चे का, पूरे यूनिवर्स में एक एक जन का रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी क्लास टीचर, ठीक है, हमारी क्लास टीचर को, जैसे मेरे पास 109 बच्चे हैं, ठीक है। अब मेरे पास हर ये डिटेल होगी कि इन 19 बच्चों के पास इकोनॉमिक्स है, ठीक है, और उन पूरे बच्चों का रिकॉर्ड मेरे पास होगा, ठीक है। ये होता है एन्यूमरेटेड, मतलब इवन ए सिंगल जो हमारी इकाई होती है ना, हम उसका भी ध्यान रखेंगे इसमें। तो बेटा हमने क्या किया था, सांख्यिकी की परिभाषा की है, फिर सांख्यिकी को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज़ प्लूरल और सिंगुलर।
प्लूरल मतलब बहुवचन के रूप में और सांख्यिकी एक वचन के रूप में। हमने अभी सिर्फ बहुवचन के रूप में पढ़ी है। फिर उसके बाद में हमने इसके फीचर्स पढ़े हैं। फीचर्स 6 हैं। एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड, अफेक्टेड बाय मल्टीपल चॉइसेस ऑफ कॉजेज, रीजनेबल एक्यूरेसी, कलेक्टिव एज ए सिस्टमेटिक मैनर और एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड। ठीक है बेटा। लास्ट वाली क्लास में बेटा अभी हम थोड़ी सी देर पहले जो टॉपिक पर बात कर रहे थे उसमें हमने किया था स्टैट एज ए प्लूरल नंबर, बहुवचन के रूप में। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे स्टैट एज ए सिंगुलर नाउन। मैंने थोड़ी सी इंग्लिश में डेफिनेशन लिखी है, आप इसको देख लेना। मैं सिर्फ और सिर्फ अगर आपको सिंगुलर के रूप में याद रखना है तो इसको कलेक्टिव, ठीक है, उसके बाद में प्रेजेंटेशन, उसके बाद में एनालिसिस, ठीक है, और यहाँ पर आता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यहाँ पर आता है इंटरप्रिटेशन। ठीक है। अगर ये कोई भी डाटा इन 5 चीज़ों का रिकॉर्ड करता है, जैसे कि कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, क्लासिफिकेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, तो वो एज ए सिंगुलर नाउन के रूप में बात करता है। अगर मैं आपकी बात करूं प्लूरल में, हमने सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था, जो न्यूमेरिकली बेस्ड होती है, नंबर पर आधारित होती है, फैक्ट्स पर आधारित होती है और एक दूसरे से उसका रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, मैंने आगे पॉइंट्स लिखे हैं बेटा। अगर हमारी कोई चीज़ इन 5 में, हमारी किसी कोई भी डाटा इन 5 का रिकॉर्ड रखता है, ठीक है, तो वो सिंगुलर के अंदर कहा जाएगा। आप इस टेबल को देख लेंगे, कलेक्शन ऑफ डाटा की डाटा को कैसे कलेक्ट किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन डाटा मतलब उसका जो स्थापना होती है कैसे, टेबुलर मीन्स टेबल के रूप में, टेबल की फॉर्म में होता है ना, यहाँ ए यहाँ बी टेबुलर। ठीक है। टेली मार्क्स मीन्स जैसे 1 2 3 4 एंड 5 पढ़े होंगे आपने। प्रेजेंटेशन ही चार्ट के थ्रू दिखा रहा है या ग्राफ के थ्रू दिखा रहा है। एनालिसिस कैसे कर रहा है, मीन, मोड, मीडियन, और इंटरप्रिटेशन मतलब कंक्लूजन। ठीक है। अभी हम इन सब के बारे में ना, इनके अलग अलग से बेटा ये चैप्टर दिए हुए हैं। सिर्फ आप सिंगुलर को याद रखोगे, जो ये 5 पॉइंट कैरी करता है तो सिंगुलर है, और जो सिर्फ न्यूमेरिकली फैक्ट्स और एक दूसरे से रिलेशन, तो वो प्लूरल के रूप में आ जाता है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आएगा वो स्टेजेस होगा। ठीक है, कि मतलब सांख्यिकी का अध्ययन करने के क्या क्या स्टेजेस होते हैं। ठीक है बेटा। आप एक मैंने ना डायग्राम बनाया है छोटा सा, अगर आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो, जैसे मैं यहाँ पर भी बना के आपको दिखा दूँ। ठीक है, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे तो सॉरी ये, और इससे ऊपर इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देंगे लाइक दिस, तो ये आ जाएगा बेटा। इस किसी भी सांख्यिकी के ये 5 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, और ये स्टेजेस आप COPA अगर आपसे स्टेजेस की बात करें तो ये कोपाई, COPAI, ये याद रख लेना बेटा। अब ना ये नहीं कि क्या बोलते हैं कि कभी एग्ज़ाम आ जाए तो स्टेजेस क्या होती है तो कोपाई लिखकर वहाँ पर छोड़ाओ। ये सिर्फ याद करने की एक टेक्निक है कि सांख्यिकी की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले उसका कलेक्शन, C फॉर कलेक्शन हो गया, ठीक है, जो मैंने ऊपर स्टेजेस लिखी हैं। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन हो गया, P फॉर प्रेजेंटेशन हो गया, A फॉर एनालाइज हो गया, और I फॉर इंटरप्रिटेशन हो गया। मतलब बेटा इकोनॉमिक्स में ना हम जितना शॉर्ट चीज़ याद करेंगे ना, जैसे हमने, अगर हमारे दिमाग में अब कभी भी आएगा स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, मतलब सांख्यिकी के अध्ययन की अवस्थाएं 5 होती हैं। कोपाई मतलब C इज इक्वल टू कलेक्शन, O इज इक्वल टू ऑर्गेनाइजेशन, P इज इक्वल टू प्रेजेंटेशन, A इज इक्वल टू एनालिसिस, ठीक है, और I इज इक्वल टू इंटरप्रिटेशन। राइट बेटा। ठीक है। अब बेटा इनके सबके टूल्स आते हैं। ठीक है, जैसे इसमें सबके, जैसे कलेक्शन किया तो उसमें क्या क्या टूल्स यूज़ हुए। ठीक है, कलेक्शन हुआ तो उसमें क्या क्या टूल्स, ऑर्गेनाइजेशन हुआ तो उसमें क्या क्या टूल्स, प्रेजेंटेशन हुआ तो उसमें क्या, एनालिसिस हुआ उसमें क्या, ये इसके टूल्स हैं। टूल्स मीन्स उपकरण जो होते हैं। ठीक है। अब मैं आपसे अगर बात करती हूँ बेटा कि टूल्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जैसे कलेक्शन में हम बात करते हैं सेंसस की। सेंसस आप सब जानते हैं क्या होता है? सेंसस जैसे हम जनसंख्या की गणना करते हैं, एक एक का रिकॉर्ड रखना सेंसस, या मैंने पहले इसको फॉर्म बताई थी एन्यूमरेटेड, और सैंपल मतलब एस्टिमेटेड। ठीक है, मतलब यहाँ पर एन्यूमरेटेड यानी कि सेंसस मतलब एक एक का रिकॉर्ड रखना, और सैंपल का मतलब है
क्या एस्टिमेटेड। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में आप क्या करोगे, टैली मार्क्स, जैसे कि मैंने बताया ये हर आगे चैप्टर है। जैसे कि आपने लिंक भी देखा होगा जो अभी थर्सडे को आया है, कलेक्शन ऑफ डाटा, उसमें ये सब आएंगी। जनगणना विधि क्या होती है, निर्देशन विधि क्या होती है। प्रेजेंटेशन में जैसे कि एक टेबल के थ्रू इसको शो किया जाएगा, दैट इज़ ABC, ये होती है टेबल, या ग्राफ के रूप में शो किया जाएगा, या डायग्राम के रूप में शो किया जाएगा। ठीक है, एनालिसिस में एवरेज का चैप्टर आएगा, कोरिलेशन का चैप्टर आएगा, और इंटरप्रिटेशन में मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज, अलग अलग वैल्यू के बीच में। बेटा ये सब अलग अलग चैप्टर है, अभी आपको ये आगे पढ़ने को मिलेंगे, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। बस याद रख लेना कोपाई के अंदर क्या क्या टूल्स आते हैं, इसके अंदर 2 है, इसके अंदर 3 है, ये सिर्फ याद रखना आप। ठीक है बेटा, अब ये याद रखने का तरीका है। उसके बाद हम क्या करेंगे बेटा, इसके बाद हम स्कोप ऑफ स्टैटिक्स पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं बेटा कि अब हम किस चीज़ की बात करते हैं बेटा, अब हम बात करते हैं स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, मतलब सांख्यिकी का क्या स्कोप है, उसका क्या यूज़ है, स्कोप क्या है। ठीक है, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट इज़ 1, दैट इज़ 2, दैट इज़ 3। ठीक है, पहले में इसका नेचर बताया कि इसकी प्रकृति कैसी है, दूसरे में इसके सब्जेक्ट्स के मेथड क्या क्या हैं, और तीसरे में इसकी लिमिटेशंस मतलब सीमाएं। नेचर की अगर हम बात करें तो साइंस और आर्ट्स, मतलब या तो नेचर इसका विज्ञान है या कला है। तो पहले नेचर ही पढ़ लेते हैं बेटा। ये जो स्टैट है हमारी वो साइंस और आर्ट दोनों हैं, तो हम लोग कंसिडर करेंगे कि ये साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है। ठीक है, क्योंकि इसमें दोनों के फीचर्स आते हैं। हम किसी चीज़ को साइंस क्यों कहते हैं बेटा, क्योंकि वो बहुत 101% प्रिंसिपल पर बेस्ड होती है। प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत पर बेस्ड होती है। तो साइंस के फीचर्स भी आते हैं। साइंस के फीचर्स कैसे आते हैं, क्योंकि ये भी कुछ ना कुछ प्रिंसिपल पर बेस्ड है। और आर्ट्स क्यों है, क्योंकि इसमें लोगों की अपनी अपनी क्या है, क्रिएटिविटी है। तो स्टैट्स को अगर एग्जैक्ट साइंस नहीं कहा जा सकता, ना तो ये 100% साइंस कही जा सकती है, ना 100% आर्ट्स कही जाती है। ये इन दोनों का जो है बेटा कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, मतलब स्टैट्स टू बी कंसिडर्ड एज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स। ठीक है बेटा, अगर आता है कि सांख्यिकी कला है या विज्ञान है, तो आप लिखेंगे साइंस भी है एज वेल एज आर्ट्स भी है। इसके सब्जेक्ट मेथड बेटा 2 होते हैं, डिस्क्रिप्टिव और इन्फ्रेंशियल। डिस्क्रिप्टिव में क्या आता है, जैसे हमने कोपाई पढ़ा, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन। ठीक है, और इन्फ्रेंशियल क्या होता है बेटा, कि एक क्लास में बार बार हर चीज़ का नाम बदल जाता है। वहाँ एन्यूमरेटेड हुआ था, वहाँ सेंसस हुआ था, यहाँ इन्फ्रेंशियल हुआ। ठीक है, जैसे एक क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, इन सब के मैथ्स के एवरेज बताने हैं, तो 100 स्टूडेंट्स का एवरेज निकालना है मैथ सब्जेक्ट में। तो क्या करेंगे, अब इसमें टीचर हर बच्चे को नहीं देखेगा। ठीक है, इसमें हर बच्चे को नहीं देखा जाएगा। इन्फ्रेंशियल की बात करें, इसमें क्या करेगा, हाईएस्ट देखेगा, मिड में देखेगा और लोएस्ट देखेगा। उन तीनों के बेसिस पर, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 20 स्टूडेंट्स के आधार पर निकाल लेगा कि कितना एवरेज निकला है मैथ्स का। ठीक है, ये होता है इन्फ्रेंशियल। हमने पहले जो लैंग्वेज पढ़ी थी, ठीक है, हमने पहले जो बेटा लैंग्वेज पढ़ी थी अपनी, इसी को ही हमने एन्यूमरेटेड कह दिया था। ठीक है, इसी को ही हमने सेंसस कह दिया, इसी को ही हमने एन्यूमरेटेड बोल दिया था, और इसी को ही हमने सैम्पल बोल दिया था। ठीक है, कि मतलब बहुत सारे में से कुछ को करना। और डिस्क्रिप्टिव को ही हमने एस्टिमेटेड, डिस्क्रिप्टिव को ही हमने जो भी आगे इनके अलग अलग नाम हमने बताए थे वो कर दिए थे। ठीक है बेटा, इन्फ्रेंशियल मतलब एस्टिमेट। ठीक है, एस्टिमेट और सैम्पल। और डिस्क्रिप्टिव मतलब एन्यूमरेटेड, जहाँ हर एक चीज़ का हिसाब रखा जाता है, और सेंसस। ठीक है बेटा, अब हम चलते हैं बेटा इसकी किस पर, इसकी लिमिटेशंस पर। ठीक है, इसकी सीमाएं क्या क्या होती हैं। सबसे पहले स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स। ठीक है, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये नंबरों का अध्ययन करता है। ठीक है बेटा, दूसरा है स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब समूह का अध्ययन करता है। अगर सिर्फ एक नंबर दे दिया, एक क्लास में 100 विद्यार्थी हैं, तो ये सांख्यिकी नहीं है। उसमें और नंबर होने चाहिए, उसमें और समूह होने चाहिए, ताकि एक दूसरे से कंपैरिजन किया जा सके।
थर्ड पॉइंट है बेटा हमारा, इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट, मतलब ये जो होती है सांख्यिकी ज़्यादा हद तक एक्सपर्ट्स के द्वारा ही यूज़ की जा सकती है, इसको नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और आप यहाँ अगर हम बात करें, आप इसको ऊपर ले जाइए और यहाँ पर देखेंगे फोर्थ पॉइंट हमारा है, विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में बी रॉन्ग। क्या मतलब है इसका, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाती हूँ। आई थिंक स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स, एग्रीगेट और एक्सपर्ट के द्वारा यूज़, ये तो समझ आ गई होंगी इसकी लिमिटेशन। इसके मतलब विदाउट रेफरेंस, अगर किसी का रेफरेंस ना हो तो इसके जो रिजल्ट्स होते हैं वो भी रॉन्ग हो सकते हैं। जैसे बेटा हम दो कंपनी लेते हैं, ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, ये 1000, 2000 और ये 3000। ठीक है, ये 3000, 2000, ठीक है, और ये 1000। अब मैं आपसे ये पूछती हूँ कि इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेटर है, ए बेटर है या बी? आप कहोगे ए वाली बढ़िया है। क्यों? क्योंकि ए हर साल, हर ईयर ग्रो कर रही है, पहले 1000, 2000, फिर 3000, जबकि बी कंपनी बेकार है, ये गिर रही है या इसका परफॉर्मेंस ख़राब ही हो रहा है, ये इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर स्टैट्स को देखा जाए तो स्टैट्स क्या करेगा बेटा, हम आम लोगों की लैंग्वेज में तो हम ऐसे कर देंगे, स्टैट क्या करेगा, इनका एवरेज निकालेगा। और एवरेज कैसे निकाला जाता है, इन सबको टोटल किया जाएगा और जितने नंबर्स होंगे उनको डिवाइड, तो 3 और 2 5 और 1 6, 6000 को 3 से डिवाइड कर देंगे 2000, सेम एज इधर 6000 बना, 6000 को 3 से डिवाइड कर दिया, सेम एज 2000। तो स्टैट्स कहेगा कि ये 2000 पर ईयर अर्न करती हैं, सेम एज कंपनी बी। ठीक है, जो कंपनी ए अर्न करती है वो ही कंपनी बी अर्न करती है, तो ये दोनों बराबर है कि एवरेज करती हैं सेम। ठीक है, अब एवरेज करती हैं सेम एज कंपनी बी, स्टैट्स कहेगा ये दोनों बराबर है, एवरेज बेसिस पर कितना पैसा कमा रहे हैं, 2000। तो जब तक आपको मैं ये नहीं बताऊंगी, ये रेफरेंस नहीं बताऊंगी, तो जब तक मैं आपको रेफरेंस नहीं बताऊंगी कि रेफरेंस मतलब कि हाँ कंपनी ए ने 3000, 2000, 1000 या 1000, 2000, 3000, इस रेफरेंस को नहीं बताऊंगी। ठीक है, ये रेफरेंस नहीं बताऊंगी और कह दूँ कि पर ईयर 2000 अर्न कर रही है, तो ये स्टैटिक्स बिल्कुल भी नहीं होगा। इसमें रेफरेंस, नंबर्स, डेटा कलेक्शन, ये सब ज़रूरी होता है। विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में भी रॉन्ग। क्लियर बेटा? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का कि सांख्यिकी का महत्व क्या क्या है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है बेटा, सांख्यिकी के महत्व की अगर मैं आपसे बात करती हूँ, यहाँ की बात कर रही हूँ, तो सबसे पहला है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम। जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती हैं, जैसे कि सबसे बड़ी पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, उससे फिर पॉवर्टी हो गई, ठीक है, ये सारी प्रॉब्लम्स, अब अगर हम इनको मेज़र करेंगे तो कैसे करते? ठीक है, अगर क्वांटिटेटिव नहीं कर पाते तो कैसे करते? तो ये करने का तरीका नंबर से ही है। अगर ये नहीं होती, स्टैट नहीं होती, तो नंबर नहीं होते और ये हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाते। दूसरा है इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। ठीक है, इकोनॉमिक फोरकास्टिंग मतलब क्या होता है? ट्रेंड। फोरकास्टिंग मतलब ट्रेंड। जैसे मैं आपसे बोलूँ 15, 16, 17, 18, 19, ठीक है, या 20, ठीक है, 19 तक लेते हैं। अगर मैं बोलूँ कि इन सब ईयर में हमारे जो प्राइस थे वो इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो हम देखकर बता सकते हैं कि जब इन सालों में प्राइस इस चीज़ में इंक्रीज़ हुए हैं, तो मे बी जो हमारा 2020 या 2021 होगा उसमें भी प्राइस बढ़ेंगे ही। जैसा कि बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल और बता देती हूँ इसका, बहुत अच्छा सा एक एग्जांपल बताती हूँ आपका इकोनॉमिक फोरकास्टिंग। जैसे कि अब हमें क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आपके पास पहली बार इकोनॉमिक्स आई है 11th क्लास में, आप क्या करोगे, लास्ट 10 ईयर के आप इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे कि क्या क्या आता था, कैसे कैसे आता है, ठीक है, हमें किस बेसिस पे तैयारी करनी चाहिए। तो मतलब फोरकास्टिंग मतलब ट्रेंड, कि ट्रेंड क्या चल रहा है, लास्ट ईयर कैसा चला और अब क्या चल रहा है और आगे कैसा चलेगा, ये हमें अर्थव्यवस्था जो होती है, अर्थव्यवस्था में जो ट्रेंड होता है वो स्टैटिक्स के द्वारा होता है। तीसरा है बेटा फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़, मतलब स्टैट के बेसिस पर
ये करते हैं कि जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, तो नंबर्स होते हैं, तो कौन सी ने कितना गेन किया, कितना सेक्रीफाइस किया, कौन बिल्कुल नील रही, ये पता लगाया जा सकता है। अगर अच्छी है तो इसको कंटिन्यू करो, अगर ख़राब है तो इसको कैंसिल करो। ये इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स थे। हमारा चैप्टर बेटा यहाँ ख़त्म होता है। हमने किया था व्हाट इज़ स्टैट, उसके बाद में हमने 2 किया प्लूरल और सिंगुलर। प्लूरल मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड, फैक्ट्स पर आधारित और रिलेशन टू ईच अदर। फिर हमने उसके फीचर्स किए। फीचर्स में मतलब हमारे 6 पॉइंट्स आए थे। दैट इज़ एग्रीगेट ऑफ फैक्ट, समूह पर आधारित, दूसरा नंबरों पर आधारित, तीसरा मल्टीपल चॉइस होती है, मल्टीपल कॉजेज होते हैं, किसी भी चीज़ के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। चौथा रीजनेबल एक्यूरेसी नहीं होती लेकिन बहुत हद तक ठीक होते हैं, और इनका जो कलेक्शन किया जाता है एक सिस्टमेटिक मैनर में किया जाता है। और एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड, एन्यूमरेटेड में एक एक का हिसाब रखना, एस्टिमेटेड में अंदाज़ा लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद हमने सिंगुलर में किया था, तो सिंगुलर में हमने याद रखा था कोपाई की, COPAI, कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन, ठीक है। फिर हमने उसकी स्टेजेस की थी जो मैंने आपको याद होगा ऐसे ऐसे करके याद कराई थी, वही कोपाई करने के बाद में फिर हमने उसके टूल्स पढ़े थे। जैसे कलेक्शन की अगर हम बात करें उसमें 2 आते हैं, सेंसस और सैम्पलिंग, ठीक है। वो आप अपने आप से उसको दोबारा से देख लीजिएगा। फिर उसके बाद में टूल्स के बाद में हमने बेटा क्या पढ़ा था बताइए। उसके बाद में हमने पढ़ा था कि आप देखकर बता देंगे कि उसके बाद में हमने पढ़ा था बेटा स्कोप ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है। स्कोप पढ़ा था हमने, ठीक है। स्कोप में हमने 3 पार्ट्स किए थे उसके, नेचर, उसके मेथड्स और उसकी लिमिटेशन। नेचर में साइंस है, आर्ट्स है, मेथड में डिस्क्रिप्टिव हो गई, और क्या था बताइए, इनफ्रेंशियल, ठीक है। और लिमिटेशन में 4 करी थी, नंबर पर आधारित, एग्रीगेट पर आधारित, एक्सपर्ट के द्वारा यूजेस, और विदाउट रेफरेंस इसका कोई यूज़ नहीं होता। फिर हमने इंपॉर्टेंस पढ़े कि मतलब इससे हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हेल्प मिल गई, और ट्रेंड कैसा होता है, और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसीज़। ये हमारा जो स्टैट की बुक है उसका फर्स्ट चैप्टर क्लियर होता है। आई थिंक मैंने कोशिश की है अपनी तरफ से बहुत अच्छा समझाने की, फिर भी अगर किसी को कोई क्वेरी हो तो वो मुझसे वीडियो के लास्ट में पूछ सकता है। टिल देन नेक्स्ट वीडियो का वेट करते हैं, ठीक है बेटा, ओके।